दोहराव, क्यों बेचैन था कुसुम का मन। शाम का धुंधलका सूर्य की कम होती लालिमा को अपने अंत में समेटने का प्रयास कर रहा था। घाट की सीढ़ियों पर कुछ देर बैठ अस्त हो रहे सूर्य के सौंदर्य को निहारकर कुसुम खड़ी हुई और अपने घर की ओर चलने लगी। आज उनके कदम स्वयं गति पकड़ रहे थे। जब फूलती सांसें साथ देने से इनकार करती तो वो कुछ पल को संभलती, मगर व्याकुल मन कदमों में फिर गति भर देता। बात ही कुछ ऐसी थी। कल सुबह की ट्रेन से वह अपनी इकलौती बेटी नेहा के घर जा रही थी, वो भी पूरे 2 साल बाद। यद्यपि नेहा के विवाह को 2 साल से ऊपर हो चले थे, मगर कुसुम को लगता था जैसे कल की बात हो। कुसुम के पति नेहा के जन्म के कुछ सालों के बाद ही चल बसे थे। उनके निधन के बाद कुसुम नन्ही नेहा को गोद में लेकर प्राकृतिक छटा से भरपूर उत्तराखंड के एक छोटे से कस्बे में आ गईं। इस जगह ने कुसुम को वह सब कुछ दिया जो वह खो चुकी थी। मान प्रतिष्ठा, नौकरी, घर और नेहा की परवरिश में हर संभव सहायता। कुसुम ने भी इन एहसानों को उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने छोटा सा स्कूल खोला जो धीरे धीरे कॉलेज के स्तर तक पहुंच गया। उन्हीं की वजह से कस्बे में सर्व शिक्षा अभियान को सफलता मिली। कुसुम के पड़ोसी घनश्याम जी जब भी नेहा को देखते कुसुम से यही कहते, बहन जी, इस प्यारी सी बच्ची को तो मैं अपने परिवार में ही लाऊंगा। और समय आने पर उन्होंने अपनी बात रखते हुए अपने भतीजे अनुज के लिए नेहा का हाथ मांग लिया। अनुज एक संस्कारी और होनहार लड़का था। वो उत्तर प्रदेश सरकार के बिजली विभाग में इंजीनियर था। कुसुम ने नेहा को विवाह में देने के लिए कुछ रुपए जोड़ कर रखे थे, मगर अनुज ने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि मुझे आपके आशीर्वाद के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। मेरी पत्नी को मेरी कमाई से ही गृहस्थी चलानी होगी, अपने मायके से लाई हुई चीजों से नहीं। और उसकी इस बात को सुनकर पल भर के लिए कुसुम अतीत में खो गई थी। उनके अपने विवाह के समय उनके पति ने भी ऐसा ही कुछ कहकर दहेज लेने से साफ मना कर दिया था। अपने दामाद में अपने दिवंगत पति के आदर्श देखकर कुसुम अभिभूत हो उठी थी। नेहा के विवाह के 2 महीने बाद कुसुम को कॉलेज के किसी काम से दिल्ली जाना था। लौटते हुए वो कुछ समय के लिए मेरठ में बेटी दामाद के घर रुकी थी। बड़ा आत्मिक सुख मिला था कुसुम को नेहा का सुखी घर संसार देखकर। हालांकि देखने में उनका घर किसी भी दृष्टि से सरकारी इंजीनियर का घर नहीं लग रहा था। फर्नीचर के नाम पर कुल 4 बेड की कुर्सियां थी, एक मेज और पुराना दीवान था। सामने स्टूल पर रखा छोटा ब्लैक एंड व्हाइट टीवी रखा था जो शायद अनुज के हॉस्टल के दिनों का साथी था। उनका घर महंगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और फर्नीचर से सजा धजा नहीं था, मगर उनके प्रेम की जिस भीनी भीनी सुगंध ने उनके घर को महका रखा था उसे कुसुम ने भी महसूस किया था। और वो बेटी की तरफ से पूरी तरह संतुष्ट हो खुशी खुशी अपने घर लौट आई थी। आज वह एक बार फिर अपनी बेटी के घर की उसी सुगंध को महसूस करने जा रही थी। स्टेशन पर उतरने के बाद कुसुम की बेचैन आंखें बेटी दामाद को खोज रही थी कि तभी पीछे से नेहा ने उनकी आंखों पर हाथ रख कर उन्हें चौंका दिया। अनुज तो नहीं आ पाया था, मगर नेहा अपनी मां को लेने ठीक समय पर पहुंच गई थी। कुसुम ने बेटी को देखा तो वो कुछ बदली बुली सी नजर आई थी। गाढ़े मेकअप की परत चढ़ा चेहरा, कीमती परिधान, हाथों और गले में रत्नजटित आभूषण। इन 2 सालों में तो जैसे उसका पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया था। कुसुम सामान उठाने लगी तो नेहा ने ये कहते रोक दिया, रहने दो मम्मी, ड्राइवर उठा लेगा। नेहा माँ को लेने सरकारी जीप में आई थी। जीप में बैठ नेहा माँ को बताने लगी, मम्मी, अनुज आजकल बड़े व्यस्त रहते हैं इसलिए मेरे साथ नहीं आ सके। हाँ, आपको लेने के लिए इन्होंने सरकारी जीप भेज दी है। हाल ही में इनका प्रमोशन हुआ है, बड़ी अच्छी जगह पोस्टिंग हुई है। उस जगह पर पोस्टिंग पाने के लिए इंजीनियर तरसते रहते हैं, मगर इनको मिली, खूब कमाई वाला एरिया है। इसके आगे के शब्द कुसुम नहीं सुन सकी। नेहा के बदले व्यक्तित्व से वो पहले ही विचलित थी। उनके मुंह से निकला, कमाई वाला एरिया। नेहा की हर एक हरकत, हर एक बात उसकी सोच में आए बदलाव का संकेत दे रही थी। उसकी आंखों में बसी सादगी और संतुष्टि की जगह कुसुम को पैसे की चमक और अपने स्टेटस का प्रदर्शन करने की चाह नजर आ रही थी। घर पहुंचकर कुसुम ने पाया कि घर भी नेहा की तरह उनके बड़े हुए स्टेटस का खुलकर प्रदर्शन कर रहा है।
आधुनिक साज सज्जा से युक्त घर में ऐशो आराम की हर एक चीज मौजूद थी। लगता है अनुज ने इन 2 सालों में काफी तरक्की कर ली है, कुसुम ने चारों ओर दृष्टि घुमाते हुए पूछा। अनुज ने कहा कि है मम्मी, मैंने जबरन इनके पीछे पड़कर करवाई है। जब मैंने देखा कि कभी इनके नीचे काम करने वाले कहाँ के कहाँ पहुँच गए और ये वहीं अटके पड़े हैं तो मुझसे रहा न गया। वैसे इनका बस चलता तो अभी तक हम उसी कबूतर खाने में पड़े रहते। कुसुम जी समझ गई कि उनकी बेटी शहर आकर काफी सयानी हो गई है और पैसे बनाने की अंधी दौड़ में शामिल हो चुकी है। इस बात को लेकर वो गहन चिंता में डूब गईं। अरे मम्मी, आप अभी तक यूं ही बैठी हैं, जल्दी से हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाए, खाना तैयार है। आप थकी होंगी, सो जल्दी खाकर सो जाए, कल आराम से बातें करेंगे। अनुज को आने दे, साथ ही डिनर करेंगे। वैसे बहुत देर हो गई है, कब तक आता है? उनका तो कुछ भरोसा नहीं है मम्मी, जब से प्रमोशन हुआ है अक्सर देर से ही आते हैं। मैं तो समय पर खाना खाकर सो जाती हूँ, क्योंकि ज्यादा देर से सोने से मेरी नींद उचट जाती है। वो जब आते हैं तो उन्हें नौकर खिला देता है। मैं अनुज के साथ ही खाऊंगी, वैसे भी मुझे अभी भूख नहीं है। तुम चाहो तो खाकर सो जाओ, कुसुम ने जवाब दिया। थोड़ी ही देर में अनुज घर आया और आते ही कुसुम के चरण स्पर्श कर अभिवादन करते हुए बोला, क्षमा करें मम्मी जी, कुछ जरूरी काम आ गया था सो आपको लेने स्टेशन नहीं पहुंच सका। कोई बात नहीं बेटा, कुसुम जी बोली, मगर ये तुम्हें क्या हो गया है? तुम्हारी तो सूरत ही बदल गई है। माना काम जरूरी है पर अपना ध्यान भी तो रखना चाहिए। सचमुच इस अनुज की सूरत 2 साल पहले वाले अनुज से बिल्कुल मेल नहीं खाती थी। निस्तेज आंखें, बुझा चेहरा, झुके कंधे, निष्प्राण सा शरीर, उसका पूरा व्यक्तित्व ही बदल गया था। बस मम्मी जी, क्या कहूँ, काम कुछ ज्यादा ही रहता है। इतना कहकर वो नजरें झुकाए अपने कमरे में चला गया और वहाँ जाकर नेहा को आवाज लगाई, नेहा, ये 20,000 रुपए अलमारी में रख दो, ये घर पर ही रहेंगे, बैंक में जमा मत कराना। अनुज के कमरे से आ रही पति पत्नी की धीमी आवाज ने कुसुम पर वज्रपात कर दिया। 20,000 रुपए, वो भी महीने के आखिर में, कहीं ये रिश्वत की कमाई तो नहीं? नेहा कह भी रही थी कि खूब कमाई वाले एरिया में पोस्टिंग हुई है, तो इसका अर्थ है कि इन दोनों को पैसे की भूख ने इतना अंधा बना दिया है कि इन्होंने अपने संस्कार, नैतिकता और ईमानदारी को ताक पर रख दिया। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। कुछ भी हो, इन्हें सही राह पर लाना ही होगा। मन में ये दृढ़ निश्चय कर वह सोने चली गयी। आज रविवार था, अनुज घर पर ही था। उसके व्यवहार से कुसुम जी को लग रहा था जैसे वह घर परिवार की तरफ से उदासीन होकर अपने में ही खोया, गुमसुम सा भीतर ही भीतर घुट रहा है। घर की हवा बता रही थी कि उन दोनों का प्यार मात्र औपचारिकताओं पर आकर सिमट गया है, मगर नेहा इस माहौल में भी बेहद सुखी और संतुष्ट नजर आ रही थी और यही बात कुसुम को बुरी तरह कचोट रही थी। मम्मी, आज इनकी छुट्टी है, चलो कहीं बाहर घूम कर आते हैं और आज लंच भी 5 स्टार होटल में करेंगे, नेहा ने चाहते हुए प्रस्ताव रखा। नहीं, आज हम तीनों कहीं नहीं जाएंगे बल्कि घर पर ही रहकर ढेर सारी बात करेंगे, और हाँ, आज खाना मैं बनाऊंगी, कुसुम जी ने नेहा के प्रस्ताव को नामंजूर करते हुए कहा। वाह मम्मी जी, मजा आ जाएगा, नौकरों के हाथ का खाना खा खा कर तो मेरी भूख ही मर गई, अनुज ने नेहा पर कटाक्ष किया। हाँ, जब घर में नौकर चाकर है तो मैं क्यों रसोई का धुआं खाऊं, नेहा ने प्रतिवाद किया। तुम्हें मसालेदार छोले और भरवा भिंडी बहुत पसंद है न? वही बनाऊंगी, कुसुम जी ने बात संभाली। अरे मम्मी जी, आपको मेरी पसंद अभी तक याद है, नेहा तो शायद भूल ही गई। अनुज के एक और कटाक्ष से नेहा मुंह बनाते हुए वहाँ से उठकर चली गई। चलो बाहर लॉन में बैठकर कुछ देर धूप सेंकी जाए, मुझे तुम दोनों से कुछ जरूरी बातें भी करनी है, लंच से निबटकर कुसुम ने सुझाव रखा। बाहर आकर बैठते ही कुसुम की भाव मुद्रा बेहद गंभीर हो गई। उनकी नजरें शून्य में ऐसे ठहर गईं जैसे अतीत के कुछ खोए हुए लम्हे तलाश कर रही हों। कुछ देर खुद को संयत कर उन्होंने बोलना शुरू किया। आज मैं तुम दोनों के साथ अपनी कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहती हूँ जिनका जानना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है। बात उन दिनों की है जब मैं नेहा के पापा से पहली बार मिली थी।
वो भी अनुज की तरह ही सरकारी विभाग में इंजीनियर थे, बेहद ईमानदार और उसूलों के पक्के। वो ऐसे महकमे में थे जहां रिश्वत का लेन देन एक आम बात थी, मगर वो उस कीचड़ में भी कमल की तरह निर्मल थे। हमने एक दूसरे को पसंद किया और शादी कर ली। उनकी जिद के चलते हमारी शादी भी बड़ी सादगी से और बिना किसी दान दहेज के हुई थी। पहली उनकी पोस्टिंग उत्तरकाशी में थी। साल भर बाद उनका तबादला गाजियाबाद हो गया। वो एक औद्योगिक शहर है जो ऊपरी कमाई की दृष्टि से बहुत अच्छा था। वहाँ हमें विभाग की सरकारी कॉलोनी में घर मिल गया। उन्होंने मुझे शुरू से ही हिदायत दी थी कि मैं वहाँ सरकारी कॉलोनी में रह रहे बाकी इंजीनियरों की बीवियों और उनके रहन सहन की खुद से तुलना न करूं, क्योंकि उनका उच्च स्तरीय जीवन उनके काले धन के कारण है जो हमारे पास कभी नहीं होगा। धीरे धीरे मेरा पास पड़ोस में मेलजोल बढ़ने लगा और न चाहते हुए भी मैं उनके छाट बात से प्रभावित होने लगी। मेरे मन में भी उन सब की देखा देखी ऐशो आराम से रहने की इच्छा जागने लगी। मुझे लगने लगा कि यह लेन देन तो जगत व्यवहार का हिस्सा है। जब इस दुनिया में हर कोई पैसे बटोरकर अपना और अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर रहा है तो हम ही क्यों पीछे रहें। बस मैंने अपनी सहेलियों के बहकावे में आकर उन पर दबाव डालना शुरू कर दिया, मगर उन्होंने अपने आदर्शों के साथ समझौता करना नहीं स्वीकारा। मैं उन्हें ताने देती, उनके सहकर्मियों की तरक्की का हवाला देती, यहाँ तक कि मैंने उन्हें एक असफल पति भी करार दिया, मगर वह नहीं झुके। इन्हीं उलझनों के बीच मैं गर्भवती हुई तो वह तमाम मतभेदों को भूलकर बेहद खुश थे। मैंने उनसे स्पष्ट कह दिया कि मैं इस हीनता भरे दमघोटू माहौल में किसी बच्चे को जन्म नहीं दूंगी। हमारे घर संतान तभी होगी जब तुम अपने खोखले आदर्शों का चोगा उतार कर बाकी लोगों की तरह ही घर में हमारे और बच्चे के लिए तमाम सुख सुविधाओं को जुटाने का वचन दोगे। मुझे गर्भपात कराने पर उतारू देख तुम्हारे पिता टूट गए और धीरे धीरे धन पानी की तरह बरसने लगा। घर सुख सुविधाओं की चीजों से भरता चला गया। मैंने जो चाहा सो पा लिया, मगर तुम्हारे पिता का प्यार खो दिया। उस समय मेरी आंखों पर माया का ऐसा पर्दा पड़ा था कि मुझे इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ा कि वो किसी मशीन की भांति काम करते जा रहे थे और मैं अपने ऊंचे स्टेटस के मद में पागल थी। फिर तुम्हारा जन्म हुआ। तुम्हारे आने के बाद तुम्हारे भविष्य के लिए धन जमा करने की तृष्णा भी बढ़ गई। सब कुछ मेरी इच्छानुसार ही चल रहा था कि एक दिन अचानक कुसुम जी की वाणी कुछ पल के लिए थम गई और उनकी आंखें नम हो गईं। एक दिन क्या हुआ मम्मी, नेहा ने विस्मित स्वर से पूछा। ऑफिस से खबर आई कि तुम्हारे पिता को भ्रष्टाचार विरोधी दस्ते ने धर दबोचा। अखबार में नाम आया, खूब फजीहत हुई और फिर मुकदमे के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। जेल जाते हुए उन्होंने मुझको जिस हिकारत की नजर से देखा था वह मैं कभी भूल नहीं सकती। वह चुप थे, मगर उनकी चमकती संतुष्ट नजरें जैसे कह रही थी कि वो मुझे यूं असहाय, भयभीत और अपमानित देखकर बेहद खुश थे। बाद में पता चला कि उन्होंने अपनी इच्छा से ही खुद को गिरफ्तार करवाया था और अपना सब कच्चा चिट्ठा अदालत में खोलकर रख दिया था। मुझे दंडित करने का यही तरीका चुना था उन्होंने। जेल में वह कभी मुझसे नहीं मिले और एक दिन पता चला कि वहाँ उनका देहांत हो गया है। इतना बताकर कुसुम जी फूट फूट कर रो पड़ी। बरसों से बह रहे पश्चाताप के आंसू अभी भी सूखे नहीं थे। मम्मी, इतनी तीक्ष्ण पीड़ा आपने इतने साल कैसे छिपा कर रखी? मुझे तो कभी आभास भी नहीं होने दिया। मन में अपार ग्लानि थी। बस यही साध थी मन में कि बाकी जीवन उनके आदर्शों पर चलकर ही बिताऊं और तुम्हें भी तुम्हारे पिता के संस्कार दूं। मैं अब बूढ़ी हो चली हूँ, पता नहीं कितने दिनों की मेहमान हूँ और कुछ तो नहीं है मेरे पास। बस ये आप भी थी तुम दोनों को धरोहर के रूप में दे रही हूँ। वैसे मैंने देखा है कि जो रिश्वत लेते हैं वे शराबी कबाबी हो जाते हैं और रात रात भर गायब रहते हैं। उन पर काम का भरोसा नहीं किया जा सकता है और उन्हें छोटे मोटे प्रमोशन ही मिल पाते हैं। बेटी, इंजीनियरिंग ऐसा काम नहीं कि 2-4 घंटे गए और हो गया। घंटों किताबों में मगजमारी करनी होती है और जिसको रिश्वत मिलती है वह किताबों में नहीं, पार्टियों में समय बिताता है। हो सकता है तुम्हें ये बातें बुरी लग जाएं, पर मेरा अनुभव है तुम्हारे पिता के जाने के बाद मैं यही तो देखती रही कि मैं गलत थी या तुम्हारे पिता। कुसुम ने बात खत्म करते हुए कहा। जरूर काम आएंगी मम्मी, तुम्हारी यह धरोहर अब कभी मेरे कदम लड़खड़ाने नहीं देगी।
नेहा अपनी माँ से लिपट गई। उसकी आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे, जिनके साथ उसके भीतर छिपी न जाने कितनी तृष्णाएं भी बही जा रही थीं। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी तरह की अच्छी कहानियाँ आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ उपस्थित शिक्षाप्रद कहानियाँ आपका मनोरंजन करने के साथ दिशा भी देंगी। तो बने रहिए हमारे साथ और हमारे प्रयास को सफल बनाएं।